नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आज की करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और 8 बज चुके हैं तो हर संडे को करंट अफेयर की क्लास होती है जिसमें हमारी कोशिश है कि जो एक साल के करंट अफेयर्स हैं उसमें से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं वो जो है आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएं। तो पिछले 12 महीने का निचोड़ आप देख रहे हैं। तो इसमें हम एक साल के जो राउंड अप हैं, जो इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 5वीं क्लास है और ये हर संडे को होती है। इससे पहले 4 क्लास हो चुकी हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट पर जाएंगे आप तो पूरी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाएंगी और आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम। पहला सवाल है आपके सामने, विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी? विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी? एआई का मतलब समझ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कि मानव निर्मित जो है बुद्धिमत्ता। तो एआई क्या है? यानी कि रोबोट है ये। तो पहली मिस एआई कौन बनी है? केंजा लेली, सातवारी, सोफिया, एलेक्सा। बताओ भाई कौन बने? तो देखो, ये है पहली जो है जिन्हें मिस एआई का अवार्ड मिला है। अब ये आप देख रहे हैं, ये लड़की नहीं है, ये रोबोट है। ये क्या है? ये लड़की नहीं है, ये रोबोट है। और जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका केंजा लेली। क्या नाम है? केंजा लेली। ठीक है, ए आंसर। केंजा लेली को मिस एआई का खिताब मिला है। केंजा लेली को मिस एआई का खिताब मिला है। और इन्होंने पुरस्कार में कितना पैसा जीता है? इन्होंने पुरस्कार में, जो पुरस्कार इन्हें मिला है उसमें कितना पैसा जीता है? $20,000। $20,000 का प्राइज इनको दिया गया है, केंजा लेली को। ठीक है, केंजा लेली को जो है 20,000 का प्राइज मिला है। याद रखेंगे, मरियम बेसा कंपनी द्वारा इन्हें इसे बनाया गया था। ये रोबोट किसने बनाया? मरियम बेसा कंपनी। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम मरियम बेसा, ये कंपनी का नाम है। इस कंपनी ने इसको बनाया है, इस कंपनी ने इसको बनाया है। तो ये जो हिजाब पहने हुए है महिला, ये महिला नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये रोबोट है। तो आपको ये याद रखना है। क्या? विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी? यानी कि मिस एआई का खिताब किसे मिला? केंजा लेली को मिला। और इस पुरस्कार में उन्हें $20,000 की राशि प्राप्त हुई। ये $20,000 किसके खाते में चले गए? इनको बनाने वाली कंपनी के खाते में चले गए। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा ये। चलो आगे हम डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में देखा गया एंटारेस क्या है? हाल ही में न्यूज में देखा गया एंटारेस क्या है? तो एंटारेस क्या है? ये एक तारा है। क्या है? ये एक तारा है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लाल अतिदानव तारा। ये एक रेड स्टार है जो हाल ही में न्यूज में देखा गया, एंटारेस। ठीक, इसके बारे में पुष्टि किसने की? आईआईए। आईआईए ने इसकी पुष्टि की है। ठीक है, तो यहां पे ये चीज आपको याद रखनी है, यहां पे ये चीज आपको याद रखनी है कि ये एक तारा है। और जो आईआईए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स, उन्होंने जो है बेंगलोर की कंपनी, बेंगलोर की ऑर्गेनाइजेशन है ये, बेंगलोर, उन्होंने पुष्टि की है कि आईआईए क्या है? आईआईए एक तारा है, रेड स्टार है। तो लाल अतिदानव तारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ये नाम याद रखेंगे, एंटारोस, एंटारेस। एंटारेस क्या है? ये एंटारेस है। और एंटारेस है क्या एक्चुअली? तो ये
लाल अतिदानव तारा है, ये एक रेड स्टार है। याद रहेगा? चलो, याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे। अगला प्रश्न है 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री ये बने हैं, देख पा रहे हैं आप। अब इनका नाम क्या है? तो रामचंद्र पौडेल, केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर और पुष्पकमल दहल। पुष्पकमल दहल। तो केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली जो है ये क्या बने हैं? चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली। तो आपको ये याद रखना है। इससे पहले कौन था? पुष्पकमल दहल प्रचंड, पुष्पकमल प्रचंड दहल नाम है इनका। तो ये पहले थे। अब कौन है? ये है केपी शर्मा ओली। ठीक है, याद रखेंगे। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? हाल ही में जुलाई 2024 में वो कौन सा देश है जिसने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है? समलैंगिकता मतलब पुरुष पुरुष से प्यार करे, महिला महिला से प्यार करे, है ना? तो होमोसेक्सुअलिटी। तो किस देश ने ये कानून अपनाया है? तो ये व्यक्ति है, देख रहे हैं आप, और देश है बुर्किना फासो। देश कौन सा है? बुर्किना फासो। बुर्किना फासो देश ने हाल ही में जुलाई 2024 में ये कानून लाया कि समलैंगिकता अपराध है। कानून क्या लेके आया? कि समलैंगिकता अपराध है, होमोसेक्सुअलिटी जो है क्राइम है। इस चीज को लेकर एक बिल जो है ड्राफ्ट पास किया गया। किस देश ने? बुर्किना फासो। ठीक है, याद रखेंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहां हुई? अब यहां देखो आप, डोनाल्ड ट्रंप पर फिर हुआ हमला। तो डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति हैं ये डोनाल्ड ट्रंप, तो इनसे रिलेटेड जो गोलीबारी की हमला है वो कहां पर हुई थी? न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और पेंसिल्वेनिया या वॉशिंगटन डीसी? पांचवा प्रश्न, यहां देखो आप, पांचवा प्रश्न। तो 13 जुलाई 2024 की ये बात है। 13 जुलाई 2024 की ये बात है, याद रखेंगे आप। कहां पे हुआ ये? कहां पे हुआ ये? तो ये हुआ बटलर, पेंसिल्वेनिया। बटलर जगह है पेंसिल्वेनिया में। बटलर एक जगह है, वहां पर ये गोलीबारी की घटना हुई डोनाल्ड ट्रंप को लेकर 13 जुलाई 2024 को। और अब करंट में न्यूज क्या है इनकी अभी हाल ही के दिनों में? तो वो है भाई कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका के सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बन गए हैं। रिजल्ट आ गया है इलेक्शन का। तो सेकंड टाइम यानी कि दूसरी बार ये राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के। इनकी जीत हुई है। तो ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। आपको बताना है, आपके लिए सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप से पहले वो कौन से प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति? डोनाल्ड ट्रंप से पहले भी कोई ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार बने हैं राष्ट्रपति अमेरिका के? उनका नाम आपको बताना है, उनका नाम आपको बताना है। ठीक है भाई, चलो आगे हम बात करेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? यानी कि वो कौन सा देश है जिसने कौन सा टैक्स लगाना शुरू किया है? पशुधन उत्सर्जन कार्बन, यानी कि पशुओं से जो उत्सर्जित कार्बन है उस पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। तो स्वीडन,
नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड। किस देश ने जो है ये टैक्स लगाया है? तो ध्यान रखेंगे आप, डेनमार्क वो देश बन गया है, डेनमार्क वो देश बन गया है जिसने पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला यह पहला देश डेनमार्क बन गया है। कब से लगाना शुरू किया, कब से स्टार्टिंग हुई इस टैक्स की? तो इस टैक्स की शुरुआत हुई 24 जून 2024 से। 24 जून 2024, 24 जून 2024 से जो है ये शुरुआत हुई। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो पशुधन कार्बन उत्सर्जन टैक्स लगाने वाला वर्ल्ड में पहला देश डेनमार्क बन गया है। ठीक है, याद रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास जिसका नाम है रिम ऑफ द पैसिफिक, रिमपैक, रिम ऑफ द पैसिफिक, ये कहां आयोजित किया जाता है? दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास ये है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है? रिम ऑफ द पैसिफिक, रिम ऑफ द पैसिफिक। तो ये कहां पर आयोजित किया जाता है? सातवां प्रश्न है आपके सामने। तो ये आयोजित किया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि यूएसए में। कहां आयोजित किया जाता है? अमेरिका में ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, अमेरिका में कौन सी जगह? पर्ल हार्बर, अमेरिका। अमेरिका में कौन सी जगह है? पर्ल हार्बर, अमेरिका, पर्ल हार्बर, अमेरिका। वहां पे ये एक्सरसाइज जो है आयोजित की जाती है। तो ध्यान रखना है आपको, एक्सरसाइज का नाम क्या है? रिम ऑफ द पैसिफिक। क्या नाम है एक्सरसाइज का? रिम ऑफ द पैसिफिक, शॉर्ट में बोलेंगे रिमपैक। ये यूएसए में आयोजित की जाती है और ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास है। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास है रिम ऑफ द पैसिफिक। ठीक है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। आगे, हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? बताओ भाई। तो ये फोटो आपके सामने है, मार्क रूटे और गिर्ट विल्डर्स, सिग्रिड काम और डिक सोफ। कौन है? तो आंसर हो जाएगा डिक सोफ। इन्हें 2 जुलाई 2024 को नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। कब? 2 जुलाई 2024 को नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री जो है नियुक्त किया गया है। इनका नाम क्या है? तो महाशय का नाम है डिक सॉफ। ठीक है, क्या नाम है? डिक सॉफ। आगे, हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल यानी कि RLV LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV को क्या नाम दिया गया है? ये है RLV आपके सामने, RLV, ये RLV है, देख रहे हैं आप। तो RLV LEX-02, RLV LEX-02, तो इसको जो है किसके द्वारा? इसरो के द्वारा जो है परीक्षण किया गया है इसका, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा RLV LEX-02 का सफल परीक्षण हुआ है। इसका नाम क्या दिया है? इसका नाम है पुष्पक। इसका नाम क्या है? पुष्पक। तो ध्यान रखेंगे, ये है आपका पुष्पक। जैसे रावण का विमान था पुष्पक विमान, इसका भी नाम पुष्पक है, याद रखेंगे। अगला, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? माझी लड़की बहन योजना, माझी लड़की बहन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री देखकर आपको पता लग गया होगा किस राज्य ने शुरू की है। इनका नाम है एकनाथ शिंदे। इनका नाम क्या है? एकनाथ
शिंदे, ठीक। और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के सीएम हैं। तो इन्होंने ही मुख्यमंत्री माझी लाड़की लाड़की बहनी योजना शुरू की है। तो किस राज्य के? महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, महाराष्ट्र आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न की बात करें हम, भारत ने कितने साल बाद आईसीसी विश्व कप खिताब जीता? भारत ने कितने साल बाद आईसीसी विश्व कप खिताब जीता? तो भैया इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कि भारत ने आईसीसी वर्ल्ड कप 13 साल बाद जीता, है ना। तो आईसीसी वर्ल्ड कप भारत ने 13 साल बाद जीता। यहां देखिए आप, ये भी जो है चैंपियंस की कुछ यादें हैं, जब हमने जो है भारत ने ये मैच जीते। कपिल देव के टाइम पर जीता, सौरभ गांगुली हैं ये, है ना, और फिर महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली। तो हमने आईसीसी वर्ल्ड कप 13 साल बाद जीता है, बीच में 13 साल का गैप हो गया। ठीक है, आपके लिए सवाल ये है, आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? अभी आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे हम बात करें, जुलाई 2024 में नई दिल्ली में एक ग्लोबल इंडिया एआई समिट का उद्घाटन किसने किया? दिल्ली में जो है ग्लोबल इंडिया एआई समिट का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर। तो अगर आप मंत्रियों को पहचानते हैं तो देखकर पहचान सकते हैं आप, कौन है वो व्यक्ति, बता दो भाई। तो ये जो बीच में व्यक्ति खड़ा है ना, ये है अश्विनी वैष्णव। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव हैं क्या अभी? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्टर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर। अश्विनी वैष्णव क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर, भारत सरकार। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो हाल ही में दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट का उद्घाटन हुआ, तो वो किसने किया? अश्विनी वैष्णव ने किया। तो ग्लोबल इंडिया एआई समिट, उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बढ़ावा देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को बढ़ावा देना। ठीक है भाई, क्योंकि देखो मानव के ज्यादातर काम कौन कर रहा है? रोबोट कर रहा है। अब रोबोट भी दो प्रकार के हैं, एक तो वो रोबोट जिसके अंदर प्रोग्रामिंग हमने कर दी, वो उसी हिसाब से काम करेगा, अपने हिसाब से काम करेगा। दूसरे प्रकार का रोबोट कौन सा? जो रिमोट वाला है, यानी कि इंसान उसको इंस्ट्रक्शन देगा, वो काम वो करेगा। लेकिन जो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, तो वो अपने आप करेगा काम। ठीक है, याद रहेगा। एक और चीज याद रखना आप, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसको लेकर भारत में प्रॉपर बीटेक स्टार्ट हो गया है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी कोर्स शुरू कर दिए हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न, भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहां आयोजित करने का फैसला किया? भारत ने जो 46 नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज समिट की बैठक कहां आयोजित करने का फैसला किया? इंडिया गेट। इंडिया गेट पे क्यों करेंगे भाई? इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, भारत मंडपम और विज्ञान भवन। तो ये आप देख रहे हैं, पता लग गया होगा आपको,
G20 की मीटिंग भी यहीं पर हुई थी, है ना। ये है आपका भारत मंडपम प्रगति मैदान। कहां पर है ये? दिल्ली में प्रगति मैदान, दिल्ली में प्रगति मैदान। तो वहां है ये भारत मंडपम। तो भारत मंडपम में जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज समिट की बैठक आयोजित यहां पे हुई, ठीक है। 46वां सत्र कहां पे है? भारत मंडपम दिल्ली। तो ये याद रखना है, ये भारत मंडपम की बिल्डिंग है। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं और तीसरी बार बने हैं वो? इससे पहले 2 बार रह चुके हैं। तो ये व्यक्ति हैं जो शपथ ले रहे हैं, ये व्यक्ति हैं जो शपथ ले रहे हैं। देखिए आप, इनका नाम है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जो है झारखंड के तीसरी बार, थर्ड टाइम सीएम बने हैं, थर्ड टाइम सीएम बने हैं। और ये झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री हैं, 13वें मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। अभी जेल भी जा चुके थे, ये जेल से रिहा होकर आए तो फिर से जो है मुख्यमंत्री बने हैं। तो हेमंत सोरेन नाम हो जाएगा, हेमंत सोरेन नाम हो जाएगा। अब आपको पता है सीएम को ओथ दिलवाने का काम कौन करता है? शपथ दिलवाने का काम सीएम को कौन करता है? तो सीएम को शपथ दिलवाते हैं गवर्नर, उस राज्य के गवर्नर शपथ दिलवाते हैं। गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, गवर्नर ही नियुक्त करते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है, याद रहेगा। तो गवर्नर जो है मुख्यमंत्री को ओथ दिलवाते हैं, शपथ दिलवाते हैं, फिर मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों को भी ओथ दिलवाते हैं, अपॉइंट करते हैं, याद रहेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री राज्य का रियल हेड होता है पॉलिटिक्स का। अगला, महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? महाराष्ट्र का वो कौन सा जिला है जहां पर आर्टिलरी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? तो ये इसका नाम है द कुमार मंगलम आर्टिलरी म्यूजियम, कुमार मंगलम तोपखाना संग्रहालय, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, कहां पर है ये, कहां पर आयोजित हुआ है? तो ये आपका नासिक, नासिक महाराष्ट्र के अंदर नासिक में ये द कुमार मंगलम आर्टिलरी म्यूजियम यानी कि कुमार मंगलम तोपखाना संग्रहालय, इसका उद्घाटन किया गया है नासिक में, ये याद रखना है आपको, ठीक है भाई। अगला, एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुंधति भट्टाचार्य, रजनीश कुमार, दिनेश कुमार खारा, श्रीनिवासुलु शेट्टी। 16वें का आंसर बता दो भाई। अच्छा, यहां पे एक और चीज बताओ, यहां पे ये देखा आपने, ये यूनेस्को, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? ये पूछा जाता है आपसे। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? पेरिस में है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? पेरिस, ठीक है, याद रखेंगे। तो एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में श्रीनिवासुलु शेट्टी। कौन है एसबीआई के नए अध्यक्ष? श्रीनिवासु शेट्टी, श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के नए अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब देखो, एसबीआई सबसे बड़ी बैंक है, एसबीआई लार्जेस्ट बैंक है ना, सबसे बड़ी बैंक है इंडिया में सरकारी बैंकों में, ठीक है। अब एक टाइम पर इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था एसबीआई का? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और जब तक आरबीआई 1934 में आरबीआई आई थी भारत में, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही 1934 तक सेंट्रल बैंक का काम करती थी। और जब आरबीआई की स्थापना हो गई, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, तब से जो है एसबीआई का काम खत्म हो गया, है ना, सेंट्रल बैंक वाला काम खत्म हो गया, ठीक।
किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? वो कौन सा टेनिस खिलाड़ी है जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? वो कौन सा खिलाड़ी है जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? रोहन बोपन्ना, सानिया मिर्जा, सुमित नागल और लिएंडर पेस। 70वें का आंसर बता दें तो भैया सुमित नागल को जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रमोट करने का काम ये करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनको प्रमोट करने का काम ये करेंगे। अब बात आती है बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है पब्लिक सेक्टर की बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा पब्लिक सेक्टर की बैंक है ये, ठीक है। अब आपको बताना है बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बीओबी, इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष अभी कौन है? अध्यक्ष कौन है ये बताना है। और दूसरा सवाल ये है आपके लिए, दूसरा सवाल ये है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसने की? ठीक है, तो ये दो आंसर आपको बताने हैं। दोनों बता दोगे? बता दीजिएगा। तो सुमित नागल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा वो है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की। तो इसका अनावरण कहां किया गया है? 18वां प्रश्न। तो मुंबई, नागपुर, विजयवाड़ा, लखनऊ। मुंबई, नागपुर, विजयवाड़ा, लखनऊ। तो आंसर है इसका विजयवाड़ा। तो विजयवाड़ा में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है और वो प्रतिमा किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनका संविधान निर्माण में अहम भूमिका है, संविधान निर्माण में अहम भूमिका है इनकी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, संविधान सभा के अंदर, संविधान सभा के अंदर जो प्रारूप समिति थी यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष भी ये थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष भी थे। और इनके द्वारा एक जो है ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की गई जिसका नाम है बहिष्कृत हितकरणी सभा। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे, किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ? निम्नलिखित में से किसकी जीवनी थी, ऑटोबायोग्राफी, किसकी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम स्वर स्वामिनी आशा है, उसका नाम क्या है? स्वर स्वामिनी आशा। इसका हाल ही में मुंबई में विमोचन किया गया। तो वो किसकी जीवनी थी? स्वर स्वामिनी आशा जिसका नाम है। आशा भोसले, लता मंगेशकर, अलका याग्निक, सुनिधि चौहान। 19वां प्रश्न। तो आशा भोसले, आशा भोसले जो कि गायक है, तो उनकी जीवनी जिसका नाम रखा है स्वर स्वामिनी आशा, इसका विमोचन हाल ही में मुंबई में किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो साइमन मॉक। साइमन मॉक भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। अब आपको फाइंड आउट करके बताना है ये जो एआई यूनिवर्सिटी है, एआई जो यूनिवर्सिटी है ये कहां पर है? कहां पर है? ठीक है, तो साइमन मॉक को एआई विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। पेंशन विभाग ने हाल ही में
सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम क्या है? जो भारत सरकार का पेंशन विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन, उसने हाल ही में ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए हैं उनके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो अभियुक्त पोर्टल, वृद्धि पोर्टल, भविष्य पोर्टल या विकास पोर्टल? 21वां प्रश्न आपके सामने, जवाब दे दीजिए फटाफट से। तो देखो भाई, जो सरकारी नौकरी से रिटायर हो गए हैं उनके लिए पेंशन विभाग ने एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। उस पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। उस पोर्टल का नाम क्या है दोस्त? भविष्य पोर्टल उस पोर्टल का नाम है। इससे जो है कामकाज, यानी कि आप ये कह सकते हैं ई गवर्नेंस, इसको बढ़ावा मिलेगा, यानी कि सारा काम घर बैठे ऑनलाइन हो जाएगा पेंशन से संबंधित। आपको ऑफिसों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अगला है प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन, जिसका नाम है SCPRS। SCPRS एक सम्मेलन है जो किस पर आधारित है? प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर और स्थिरता पर। तो इसका आयोजन कहां हुआ है? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली और कोलकाता। 22वें का आंसर बता दो। तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग का मतलब है जो खराब प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल करके उसको दोबारा से यूज किया जाए। तो प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन हुआ है जिसका नाम है SCPRS। ये कहां आयोजित हुआ? ये कहां आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजन हुआ इसका। कहां आयोजन हुआ इसका? नई दिल्ली में आयोजन हुआ है, ध्यान रखना। और ये वैश्विक सम्मेलन है, ये वैश्विक सम्मेलन है जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता से संबंधित है। इसका नाम है SCPRS। और ये कहां आयोजन हुआ इसका? हाल ही में नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, देखो ये तो सूचकांक का नाम है, कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024। इसे जारी कौन करता है? मर्सर। मर्सर ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है। तो मर्सर की जो रिपोर्ट आई है जिसका नाम है कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, इसके अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? 23वां प्रश्न आपके सामने। बताओ। तो चेन्नई, चेन्नई को माना है या बेंगलोर को माना है, नई दिल्ली को या मुंबई को? मर्सर की जो कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 की रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? नई दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई। तो ध्यान रखेंगे मुंबई को सबसे महंगा शहर माना गया है, मुंबई को सबसे महंगा शहर माना गया है। और अब आपको बता दूं ये जो मर्सर है, ये जो मर्सर है इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय USA, अमेरिका में है। कौन सी जगह? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है। और ये जो रिपोर्ट बनाई गई थी इसमें 226 शहर शामिल किए गए थे। ये जो रिपोर्ट है इसमें 226 शहर शामिल किए गए। 226 शहरों को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट बनाई गई और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाने जाने की घोषणा की गई है? अब न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर बना हुआ है, न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर बना हुआ है। तो इसी के जैसा जिसका नाम होगा टी स्क्वायर, ये कहां पर बनाने की घोषणा की गई है? कहां पर बनाने की घोषणा की गई है? तो भैया ये तेलंगाना में बनेगा। कहां बनेगा? तेलंगाना में। तो जिस प्रकार न्यूयॉर्क में, यानी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाने की घोषणा कहां पे की गई है? तेलंगाना।
तो जैसा टाइम्स स्क्वायर है न्यूयॉर्क में, वैसे ही टी स्क्वायर होगा कहाँ? तेलंगाना में। कहाँ होगा? तेलंगाना में जो है टी स्क्वायर होगा। याद रहेगा? बहुत बढ़िया। आगे बात करें, नवीनतम सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? देखो भाई यहां समझ लो, एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य। अब ये टोटल कितने हैं? 17 ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको भारत में लागू करने का काम किसका है? तो नीति आयोग का है। किसका है? नीति आयोग का है। ठीक है। अब नीति आयोग ही एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है। नीति आयोग ही कौन सी इंडेक्स जारी करता है? इस इंडेक्स का नाम है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी करता है। तो अभी 2023-24 वाली का पूछ रहे हैं, तो 2023 और 24 जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है नीति आयोग के द्वारा जारी की गई, तो उसमें भारत का जो कंपोजिट स्कोर है, समग्र स्कोर आया है भारत का जो स्कोर है वो कितना है? 25वें का आंसर बता दें तो 71 है। टोटल स्कोर भारत का कितना है? 71 है। ये याद रखना है आपको। नीति आयोग की हम बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, वो कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। याद रहेगा? चलो, भारत का पहला नैनो डीएपी संयंत्र किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? भारत का पहला नैनो डीएपी, भारत का पहला नैनो डीएपी यानी कि तरल संयंत्र किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? इसका 26वां प्रश्न। तो अमित शाह के द्वारा गांधीनगर में, है ना? तो कहां है? गुजरात। गुजरात में कौन सी जगह है? गांधीनगर। गुजरात में कौन सी जगह है? गांधीनगर। और ये उद्घाटन किसने किया? तो हमारे जो गृह मंत्री हैं भारत सरकार के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर अमित शाह, यानी कि मोटा भाई अमित शाह ने जो है इसका उद्घाटन किया है। याद रखेंगे आप। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी यानी कि राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहां स्थित है? रुड़की में, शिमला में, गुवाहाटी में, चेन्नई में? बता दो भाई, कहां पर स्थित है? एनआईएच कहां पर है बताओ? तो ये याद रखना है आपको, जो एनआईएच है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ये आपका रुड़की में है। कहां है? रुड़की में है। अब ये रुड़की में जो राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है, ये अयोध्या में एक झील का निर्माण करेगा। झील का निर्माण करेगा। ठीक है, याद रखेंगे आप। ये जो रुड़की में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है, ये अयोध्या में एक झील का निर्माण करेगा। ठीक है भाई, तो ये चीज भूलना नहीं है, ये याद रखनी है आपको। आगे हम देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे का प्रश्न देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 जारी की है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति जारी की है? बता दो, फटाफट से बताओ, वो कौन सा मंत्रालय है? वो कौन सा मंत्रालय है जिसने
ये रिपोर्ट जारी की है? केंद्रीय मंत्रालय ने डिजिटल विज्ञापन नीति जारी की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय? 28वां प्रश्न बता दो भाई। 28वां प्रश्न, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, किसने? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी किया है। डिजिटल कैंपेन नीति पॉलिसी, डिजिटल विज्ञापन नीति किसने जारी की है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान किस शहर में स्थित है? पुणे, वाराणसी, नई दिल्ली, मैसूर? पुणे, वाराणसी, नई दिल्ली, मैसूर? बता दो भाई। तो देखो, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, इसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की दक्षता को बढ़ाना, एफिशिएंसी की दक्षता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो ये कहां पर स्थित है? ये कहां पर स्थित है? तो भैया ये नई दिल्ली में है। कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, आगे। उस आलू रोग का नाम क्या है जिसने पंजाब के विभिन्न जिलों में आलू की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है? ये देखो आलू कैसे हो गए हैं, ये देख लो आलू कैसे हो गए हैं। तो वो आलू रोग का नाम बताना है जिसने पंजाब के विभिन्न जिलों में आलू की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। तो उस आलू रोग का नाम है लेट ब्लाइट। क्या नाम है? लेट ब्लाइट नाम है, ये याद रखना है। ठीक है, तो वो कौन सा आलू रोग है जिसने हाल ही में पंजाब में अलग अलग जिलों में आलू की फसल को नुकसान पहुंचाया है? तो वो उस आलू रोग का नाम है लेट ब्लाइट। अब ध्यान रखेंगे, जितनी फसल हुई है उसमें से लगभग 50% फसल जो है संक्रमित हो गई है। लगभग 50% फसल जो है संक्रमित हो गई है, खराब हो गई है इस रोग से। इस रोग की चपेट में है, लगभग 50% फसल इस रोग की चपेट में आ गई। ठीक है, याद रखेंगे, याद रहेगा। तो ये हमने डिस्कस किया आपके सामने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिए अच्छे से। आपको जो अहम चीजें हैं करंट अफेयर्स की, उससे रिलेटेड प्रश्न और उसकी डिटेल के साथ आपको यहाँ करा दिए जा रहे हैं। तो इनको अच्छे से देखते रहिए और इसके साथ जो जानकारी दी जा रही है आपको उसको अलग से कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे रिवीजन के टाइम पे काम आएगी आपको। ज्यादा सोर्सेस से करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। हाँ, अधिकतम आप ऐसा कर सकते हैं, कोई एक मैगजीन जिसकी भाषा आपको समझ में आती हो पढ़ने में, वो सिर्फ एक मैगजीन ले सकते हैं। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। बाकी क्लास से जुड़े रहिए, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम कवर करा रहे हैं, हमेशा कराते रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।